डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो फिजियोलॉजी को लेकर रहेगा, यूनिट 7 क्लास 12। और इसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट से अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जिनको लेकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में सिक्योर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 डायमेंशन एलजीबी। लेट अस स्टार्ट। यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पर इसको एक डिफाइन किया गया। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। यानी मान लिया एक ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं हम, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं। इसके हैंड्स हैं, लेग्स हैं और सभी पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट्स के कुछ फंक्शन होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर जो एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं और इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं, तो उनके कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, कुछ काम होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन फंक्शन का ही यहाँ पर स्टडी करना है, इन फंक्शन का ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और यही इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है फिजियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेट अस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग। यानी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने हैं और ये 2016 में यहाँ पर सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर यानी जिसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है, हमारे जो फंक्शन है, जो स्टडी हम करेंगे, ये जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो फैक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग, यानी कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो से रिलेटेड है, जैसे स्पीड है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं। अब इनको एक एक करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ अगर ये कहा जाता है कि किसी बॉडी, अगर ये सब पॉइंट उसमें होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, यानी फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग उसको अच्छा माना जाता है, यानी फिजिकल फिटनेस उसमें मानी जाती है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ। अब हमें देख रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये स्ट्रेंथ यहाँ पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ मसल, यानी अगर मसल का साइज बड़ा है, अच्छा है, मजबूत है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ मानी जाती है। मसल कंपोजिशन, मसल का कंपोजिशन। बॉडी वेट, बॉडी वेट अच्छा है, बीएमआई अच्छा है, बॉडी मास इंडेक्स भी वहाँ पर अच्छा है। तो यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द मसल, मसल्स की लेंथ के ऊपर। कोऑर्डिनेशन अमंग मसल्स एंड मोटर यूनिट, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो मोटर यूनिट्स से हैं, जो इसमें मोमेंट वाले पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो अच्छा है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाती है। बायोकेमिकल रिजर्व, और जो बायोकेमिकल रिजर्व है, ये सारे स्ट्रेंथ के यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर पॉइंट है स्पीड। अब स्पीड के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्पीड यहाँ पर डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है तो उसकी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड मसल फाइबर टाइप, मसल फाइबर टाइप के ऊपर भी यहाँ पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर एंड्योरेंस, यानी एंड्योरेंस का मतलब यहाँ एक तरह से हमारी सहनशीलता, सहन शक्ति, वो एरोबिक कैपेसिटी, एनाएरोबिक कैपेसिटी एंड बफर कैपेसिटी, इसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक और पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी हम हमारे पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हम मूवमेंट कर सकते हैं और कितनी तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बोन्स की स्ट्रक्चर कैसी है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे शोल्डर में, हिप्स में, नीज में, फिंगर्स में, ये सब जो स्ट्रक्चर जॉइंट्स होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बने हुए हैं। और टेम्परेचर ऑफ मसल एंड फटीग ऑफ मसल, इसके ऊपर भी यहाँ पर ये डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी फिटनेस डिपेंड करती है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड, सीबीएसई 2017। इसमें हमें देखना है कि स्पीड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी ये स्पीड जो है डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि एवरी मोमेंट इज कंट्रोल बाय इट, यानी जितने भी हमारी बॉडी में ज़्यादातर मोमेंट होते हैं वो नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीड ना। सेकंड पॉइंट मसल कंपोजिशन, हमारे जो मसल्स होते हैं, देखिए हमने यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मसल होते क्या हैं। ये अगर हमारी ये स्किन है, ये सबसे ऊपर जो होती है हमारी स्किन होती है यहाँ पर, उसके बाद ये फैट होता है और देन हमारे यहाँ मसल होते हैं। तो थर्ड नंबर पर मसल होते हैं। तो जो मसल हैं उनका कंपोजिशन क्या है, यानी वो कैसे बने हुए हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो मसल होते हैं वो टू टाइप से यहाँ पर बने होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर। दो फाइबर के यहाँ पर बने होते हैं। ट्विच का मतलब यहाँ पे झटका या धक्का इसको ले आता है। तो यानी दो टाइप के फाइबर से हमारे मसल बने होते हैं। अगर हमारे जो मसल हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर के बने होते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत माना जाता है, यानी ये स्पीड के लिए ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीड के लिए, क्योंकि जो एनर्जी होती है हमारी, आप जानते हैं कि एटीपी में उसको स्टोर किया जाता है, एटीपी, और यहाँ पे सीपी, ग्लाइकोजन, मसल सेल, ये सब जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ग्लाइकोजन या मसल सेल हैं, सब डिपेंड करते हैं बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर में आते हैं, और ये सब स्पीड से कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी एकदम स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मान लो कोई स्पीड लेनी है एकदम बहुत तेज़ी के साथ, वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी, एकदम स्पीड हो जाएगी। और ये देख लीजिए क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की एबिलिटी होती है टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफ द विद हाई स्पीड, यानी एकदम कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी हमारा एम है तो उसको एकदम हाई स्पीड के साथ हम यहाँ पर गेन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो स्पीड होती है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। नाउ पॉइंट नंबर 5, मसल फाइबर टाइप। अभी हमने यहाँ पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि टू टाइप के मसल आपने देखे यहाँ पर, फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर, टू टाइप के फाइबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फास्ट ट्विच फाइबर के बारे में बताया गया। फास्ट ट्विच फाइबर मसल डेवलप फोर्स रैपिडली, यानी इनके ये जो फोर्स डेवलप करते हैं बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर फोर्स को डेवलप करते हैं। एंड हैव अ वेरी शॉर्ट ट्विच टाइम, यानी कोई भी हमें एकदम कोई भी टारगेट पे लेना है तो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्विच टाइम, यानी बहुत शॉर्ट टाइम में एकदम झटके के साथ उसको यहाँ पर ये हमें देते हैं रिजल्ट। दिस फाइबर हैव हाई पावर आउटपुट, और ये हाई पावर आउटपुट हमें देते हैं, एंड हाई एनारोबिक एंड वी कैन नॉट चेंज द मसल क्वालिटी। तो ये यहाँ पर एक बात और कही जाती है कि जो मसल की क्वालिटी होती है वो हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि फास्ट से स्लो में या स्लो से फास्ट में, ये थोड़ा इम्पॉसिबल से होता है, यानी जो क्वालिटी होती है। इसलिए हम यहाँ पर कहा था कि स्प्लिंटर आर बोर्न नॉट मैड, जो स्प्लिंटर होते हैं, जो धावक होते हैं, उनको हम वो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सप्लेन, CBSE 2018। We know that our body has many system, we have here cardiovascular system, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट वाला पूरा सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यहाँ पर है। उसके बारे में हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका इस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जान लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं कि इंक्रीज इन हार्ट साइज। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट होता है, इस तरह से इसमें 4 चैम्बर होते हैं, आप जानते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट में या मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी आता है। तो इसका जो साइज़ है, अगर आप रेगुलर यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका साइज़ बढ़ सकता है। और खासतौर से हम देते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो रनर होते हैं या स्विमर होते हैं, उनका जो हार्ट साइज है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है यहाँ पर, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर वो जो यहाँ पर दो टाइप से हम यहाँ पर पर्सन देखेंगे, प्लेयर देखेंगे, जो अनट्रेंड पर्सन है और जो ट्रेंड पर्सन है। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो अनट्रेंड पर्सन होते हैं उनका 70 to 75 ml यहाँ पर हो सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो यहाँ पर ट्रेंड पर्सन होते हैं उनका 100 to 115 ml तक यहाँ पर हो सकता है। और अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा हम इंक्रीज कर लेते हैं एक्सरसाइज को, तो हमारा यहाँ पर जो है वो 170 ml पर बीट तक यहाँ पर पहुँच सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको हम यहाँ पर देखें। कार्डियक आउटपुट, ये आप जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितना ब्लड को पंप करता है, यहाँ पर ये होगा। और इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम और यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर जो अनट्रेंड पर्सन होते हैं, नॉर्मली वो 20 लीटर तक यहाँ पर ये कार्डियक आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होगा कि 30 लीटर तक हम यहाँ पर कार्डियक आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन नॉर्मल हार्ट रेट। जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, यहाँ पर देखिए उसका थोड़ा सा अपोजिट है या उल्टा है कि वो थोड़ा डिक्रीजमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ
पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसमें भी यहाँ पर डिक्रीज होता है, कम होता है वो, क्योंकि और इसका जो कनेक्शन होता है वो बीपी से भी होता है, इसका रिलेशन, यानी बीपी से कनेक्ट होता है, इसलिए बीपी पर भी इसका यहाँ पर इफेक्ट होता है। नाउ पॉइंट 6, स्टेबिलिटी ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर अब कोई यहाँ पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमार जाता है, उसका बीपी चेक करते हैं, तो दो तरह का यहाँ पर बीपी होता है, डायस्टोलिक जो कम होता है और सिस्टोलिक जो अपर होता है। ये दो तरह की, ये यहाँ पर नॉर्मल रेंज दी गई है 80 टू 120, यानी 80 से 120 यहाँ पर हमारा नॉर्मल होता है। और जब हम यहाँ पर एक्सरसाइज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये है, ये बीपी यहाँ पर इसको में थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो 7th पॉइंट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड के अंदर, और जितनी भी हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो सारी और अदर्स न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी सेल्स में, पूरी मसल्स में पहुंचते हैं। और यहाँ पर तो इसका जो साइज, जो नंबर्स है, यानी काउंटिंग जो होगी वो आरबीसी वो बढ़ेगी, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की और जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 8, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसी तरह आरबीसी, इस तरह डब्ल्यूबीसी भी होती है हमारे ब्लड में, जो हमारी जो बीमारी से लड़ने की हमें एक डिफेंस सिस्टम होता है, वो मजबूत होता है और उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। नाउ पॉइंट नंबर 9, डिले इन फटीग। जो फटीग होता है, जो थकान होती है, जब आप काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, तो उसमें यहाँ पर डिले हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? सीबीएसई 2015 स्ट्रोक वॉल्यूम। आंसर, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल in one maximum contraction. The normal stroke volume of an untrained person is about 70 to 75 ml per beat, but of a trained person is about 100 to 115 ml per beat. तो ये आपने देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम यानी पंप, जो हार्ट है वो जो ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है, और यानी वन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में, एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना मैक्सिमम ब्लड को सर्कुलेट करेगा, उसका जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। और ये ट्रेंड पर्सन और अनट्रेंड पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। अनट्रेंड के लिए 70 टू 75 और ट्रेंड के लिए 100 टू 115 ml पर बीट तक हो सकता है। आप जानते हैं कि ये एक हार्ट, अगर हम यहाँ पर हार्ट का एक फिगर लेते हैं, तो ये जानते हैं आप, इसमें दो ऑरिकल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट और ये सब होते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो हम भी जानते हैं जो ब्लड होता है वो इस तरह से सर्कुलेट करता है। ये बॉडी पार्ट है, यानी पूरी बॉडी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाता है, सर्कुलेट होता है। उसके बाद यहाँ से आकर इधर लंग से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना कि एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना जो ब्लड है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, सर्कुलेट होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर ये जो इसका वॉल्यूम होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट है वो देखना चाहेंगे हम, यहाँ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में जितना भी हार्ट ब्लड सर्कुलेट करेगा वो हमारा यहाँ पर कार्डियक आउटपुट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो दो टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ए ट्रेंड पर्सन में रीच अप टू 30 लीटर पर मिनट। जो ट्रेंड पर्सन होते हैं उनका जो ये कार्डियक आउटपुट होता है वो 30 लीटर तक पहुँच सकता है। और इसका हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट, इन दोनों का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का जो स्ट्रोक वॉल्यूम 170 है और हार्ट रेट 80, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है ये हमारा 13.6 लीटर के आसपास आ जाता है। तो ये कार्डियक आउटपुट रहेगा 10% का।
Now question number 6, explain in detail about the effects of regular exercise on respiratory system. CBSE 2016। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो लंग से रिलेटेड होता है, हमारे लंग्स होते हैं, जो लंग से रिलेटेड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो उस पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट जो है, इंक्रीज इन वेटल कैपेसिटी। जो वेटल कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। वेटल कैपेसिटी क्या होती है, देख सकते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, यानी लंग से जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वो होता है वेटल कैपेसिटी। और ये नॉर्मली जो होता है 4 लीटर होता है, यानी नॉर्मल अगर देखा जाए तो ये 4 लीटर कैपेसिटी होती है। और अगर हम एक्सरसाइज को इंक्रीज करते हैं, एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, तो इसकी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। पॉइंट सेकंड यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड लंग्स इम्प्रूव। जो हमारा डायफ्राम होता है, उसके जो मसल्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ता है। ना पॉइंट 3, इंक्रीज इन टेडल वॉल्यूम। देखो टेडल वेटल वॉल्यूम और टेडल वॉल्यूम है, यहाँ पर देख लेते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सहेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल इज कॉल्ड टेडल वॉल्यूम। यानी ये मान ले लंग्स है, तो एक बार जैसे हम सांस लेते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन या एयर अंदर जाती है, तो एक बार में हम कितना वॉल्यूम एयर ले सकते हैं एक साइकिल में, और कितना बाहर निकाल सकते हैं, मतलब एक्सहेल या इनहेल, दोनों में से कोई सा भी। तो वो जो मैक्स वॉल्यूम होगा 1 साइकिल में, 1 रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट होगी, उसमें जो भी वॉल्यूम का एयर एक्सहेल होगा या इनहेल होगा, तो वो यहाँ पर टाइटल वॉल्यूम कहलाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, डिक्रीज इन रेसिजुअल वॉल्यूम। रेसिजुअल वॉल्यूम क्या होता है, मान लिया आपने यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी एक साइकिल होगी, तो यहाँ पर इधर से एयर आती है, इधर से निकल जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर हम एक्सहेल करेंगे तो कुछ एयर यहाँ पर बच जाती है, यानी कुछ वॉल्यूम यहाँ पर बच जाता है एयर का, तो वो ही रेसिजुअल वॉल्यूम होता है। यानी द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेसिजुअल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम होता है जो भी एक रेस्पिरेटरी से एक साइकिल पूरी होती है, तो वहाँ पर जो बच जाता है नीचे, रिमेनिंग जो पार्ट होता है, वो यहाँ पर रेसिजुअल वॉल्यूम होता है। तो नाउ पॉइंट 5, इफेक्ट ऑन सेकंड विंड। तो ये भी यहाँ पर एक सेकंड विंड क्या होता है देख सकते हैं। द स्टेज ऑफ स्ट्रेस व्हेन अ पर्सन इज नॉट साइकोलॉजिकली रेडी टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज इज कॉल्ड सेकंड विंड। एंड सेकंड विंड से क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि इंसान साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जाता है, तनाव में आता है, टेंशन में आता है, तो उस कंडीशन, वो जितना भी टाइम होता है, वो जो टाइम का जो स्टेज होता है, वो यहाँ पर सेकंड विंड कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके जो सेकंड विंड है, सेकंड विंड का जो स्टेज है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी एक तरह से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होगा। ना पॉइंट नंबर 6, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इंक्रीज। जो गैसेज होती है उनका डिफ्यूजन भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, इंक्रीज इन लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी यानी एयर को लेने की, फॉर एग्जांपल 4 लीटर है या जो भी है, तो वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से उसकी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 8, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। जो रेस्पिरेशन रेट है देखिए, वो यहाँ पर जब हम शुरुआत में कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त अनट्रेंड पर्सन है, वो शुरुआत में कोई भी प्रैक्टिस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, यानी बिगिनिंग में जो बिगिनर होते हैं वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम परफेक्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो फिर ये डिक्रीज होगा रेस्पिरेशन रेट। देन नाउ पॉइंट नंबर 9, इंक्रीज इन लंग्स एंड चेस्ट साइज। जो हमारा जो लंग साइज है, यानी जो लंग्स का वॉल्यूम है, और जो यहाँ पर चेस्ट वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम है, वो यहाँ पर इंक्रीज होगा।